हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। आई एम डॉक्टर शालू एंड वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस कंपोनेंट। अगर आप ये लेक्चर सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं और कुछ लेक्चर्स आपसे मिस हो गए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आप कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको सेपरेट जनरल साइंस का एक पूरा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर जितने भी लेक्चर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर 1 दे हैव बीन अपलोडेड। आप वहां जाके पूरा सीक्वेंस में उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है थोड़ा सा एनरिच कर सकते हैं। ऑल्दो हम जो सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का डिस्कस कर रहे हैं, बट जनरल साइंस अगर आपकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जनरल साइंस कंपोनेंट मेंशन है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप इसे देखें। हम पहले एक टॉपिक लेते हैं, उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है कि नहीं, और हमें अंडरस्टैंडिंग भी कॉन्सेप्ट की प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है जनरल साइंस में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की बात करूं तो एक आपका टॉपिक मेंशन है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक जो उसमें मेंशन है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बायोलॉजी पार्ट के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑलरेडी आपको कोर्सेज में जाकर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे हमारे तो वहां पे मिल जाएंगे। आज हम करेंगे डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारे जो ऐप है विंग्स एक उड़ान की ऐप, आप वहां जाके उसे ले सकते हैं। आपको वहां पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, और किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो एमसीक्यू सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन का एक मेजर पार्ट होता है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप अपनी तैयारी या आप अपने टारगेट के थोड़ा और पास पहुंच जाते हैं। आपकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है। सारी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ऐप पे जाके इन कोर्सेज का जो है अवेल कर सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम समझते हैं व्हाट आर द चेंजेस। सो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस मोस्टली वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें आप जो मटेरियल है उसे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इट फिजिकल चेंज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे अपीयरेंस, साइज, शेप, उसको अफेक्ट करता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने पानी जो है वाटर है उसे आपने फ्रिज में रखा और वो उससे आइस बन गया, तो आइस जब बन गया तब भी वो केमिकली H2O है, जब पानी है तब भी वो केमिकली H2O ही है। ठीक है, और आप उसे जब इवेपोरेट करते हैं देन ऑल्सो इट इज H2O ही। ठीक है, केमिकली वो सेम ही रहा है, बस उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। और आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, आप आइस से दोबारा वाटर भी बना सकते हैं, वाटर से वाटर वेपर्स भी बना सकते हैं, वाटर वेपर से कंडेंस करके आप दोबारा वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स को अफेक्ट करने वाला जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जस्ट अ सेक। इट अफेक्ट्स, ओके, इट अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है और केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। और दीज कैन बी रिवर्स्ड। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फिजिकल चेंज। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको आए, कुछ एग्जांपल्स दे रखे कि आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा केमिकल। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे वो चेंज जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है, केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो अनचेंज रह रही है, एंड इट कैन बी रिवर्स। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ओके, चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे एग्जांपल्स भी दे रखी हैं, बॉइलिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये सभी के सभी आपके फिजिकल चेंज हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो ऑल दीज आर फिजिकल चेंज। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, आपका ट्रीज का जो
ऑल्दो कटिंग ऑफ ट्रीज से आप ट्री को दोबारा तो नहीं, मतलब आपने लकड़ी काट ली है तो उसको दोबारा से तो नहीं ट्री के साथ जोड़ सकते, लेकिन उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है, लकड़ी लकड़ी ही रहेगी। आप उससे कट के टेबल बनाए, चेयर बनाए, बट वो क्या रहेगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, बट वो लकड़ी से ऐसा थोड़ी कि लोहा बन जाएगा, वो रहेगी लकड़ी ही। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। नाउ सेकेंड, ओके, फर्स्ट वी टेक सम एग्जांपल्स कि जो हमारे अराउंड कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज की, वो हम एक बार देख लेते हैं। सो हियर आर सम। क्रशिंग ऑफ कैन, कैन को जो हम क्रश करते हैं, सो कैन की फिजिकल उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, बट उसकी कॉम्पोजिशन इज सेम, उसका मटेरियल सेम रहता है। देन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग सैंड विद वाटर, ठीक है, आप वाटर और सैंड से दोबारा से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास ग्लास ही रहता है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, दैट इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोसेस। Shredding of paper, chopping of wood, mixing green and red marble, sublimation of dry ice, all these are the physical change, जिसमें कहीं पे भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है, मटेरियल वही रह रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन सेम रह रही है, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल composition of a material. On the other hand, let us discuss the chemical change. तो जब हम chemical change की बात करते हैं तो chemical change affects the chemical composition, ठीक है, chemical property and composition of a matter and result in the formation of new substance. जब भी कभी chemical change होता है तो मटेरियल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉम्पोजिशन होता है वो बदलता है और ऑल टुगेदर एक नया मटेरियल बनता है। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वी गेट वाटर विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड न्यू सब्सटेंस, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है, वाटर है, ठीक है, केमिकली वो बिल्कुल अलग है। सो दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल, जनरली, नॉट ऑलवेज। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया कि इसको कंबाइन करके हम वाटर लेते हैं, इट्स अ केमिकल चेंज, है ना, और वाटर जो है वो बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टीज है, कॉम्पोजिशन है, वो टोटल अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बट ये जो है इट इज जनरली इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे क्या आप वाटर से दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके। जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये डिसोसिएट होता है इन द हाइड्रोजन एंड गैस, और हम वो कलेक्ट कर सकते हैं इन अ लेबोरेटरी, इन अ केमिकल कंडीशंस, हम ये जो है चीज अचीव कर सकते हैं। सो जनरली, नॉट ऑलवेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेटमेंट में ट्विस्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, सो दैट इज नॉट करेक्ट, इट्स जनरली, ठीक है। ओके, सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ कैंडल, जिसमें से गैसेस निकलती हैं, यहाँ पे वैक्स की मेल्टिंग की बात नहीं हो रही है, कैंडल को बर्न करने के बाद जो गैस निकलती है उसकी बात हो रही है। फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर बना रहे हैं या उसको इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे मैंने कहा वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में, दैट इज हाइड्रोजन एंड वाटर। A chemical reaction involves bond breaking and bond formation, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ मटेरियल में बॉन्ड टूटता है, कुछ में बनता है, दिस इज व्हाट हैपन इन अ केमिकल चेंज, सही है। तो फिजिकल चेंज में फिजिकल फीचर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं और जनरली वो रिवर्सिबल होता है, और फिजिकल में कहीं पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता। ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है और ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो अभी हमने डिस्कस किया। फिजिकल चेंज में किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं बनता, फिजिकल चेंज में किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है, फिजिकल चेंज में देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वेयरएज केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी अलग से प्रॉपर्टीज होती है। इट्स अ टेम्परेरी चेंज जो रिवर्सिबल किया जा सकता है, इट्स अ परमानेंट जनरली, ठीक है, ऑलवेज नहीं है, जनरली है। नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, इट मे बी रिवर्सिबल और इट मे बी इरिवर्सिबल, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर, आप एक तरह से कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और स्टेटमेंट में से सही पॉइंट को आइडेंटिफाई करके अपने आंसर को मार्क करना है, ठीक है। चलिए, नाउ देयर आर सम
लॉज, बिकॉज हमारे सिलेबस में मेंशन है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो कुछ लॉज होते हैं जिसको फॉलो करके ही वो रिएक्शन होती है, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो देयर आर सम लॉज। व्हाट आर दोस लॉज? 3 लॉज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी रिएक्शन होती है तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी मटेरियल होगा, जैसे वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो जितना भी मास लेफ्ट हैंड साइड पर है दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑन द राइट हैंड साइड। ये जो इक्वेशन है इट शुड बी बैलेंस, दिस रिएक्शन शुड बी बैलेंस। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल मिलकर एक नया मटेरियल बना रहे हैं, अमाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड शुड बी सेम, द मास शुड बी सेम। दिस लॉ was stated by Lavoisier in 1744। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? लेवोसियर द्वारा दिया गया था 1744 में। क्या कहता है ये? इट स्टेट दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर दो, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही है, सो वी विल ऐड 2 हियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो हम यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। सो दिस इज व्हाट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो मास होगा वो रिएक्टेंट्स का शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ केमिकल चेंज में है, इट इज वैलिड फॉर फिजिकल चेंज ऑल्सो। जब फिजिकल चेंज होता है तब भी रिएक्टेंट का जो मास है वो फाइनल प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो रहा है तो ग्लास टूट के मास कम हो रहा है और पूरे ग्लास का ज्यादा, वो सेम ही रहेगा। आपको कुछ पीसेस मिले नहीं मिले, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट द रिएक्टेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज इक्वल। ठीक, सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है, ओके, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट बनता है कुछ रिएक्टेंट को मिलाकर, तो हमेशा वो रिएक्टेंट इक्वल प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए उस पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए। इट शुड ऑलवेज मिक्स एट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे हमें वाटर बनाना है तो देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ 1:8। ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्योर वाटर में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिलाएं कि वाटर बनता है, इट इज 1:8, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। और ये रेशियो हमेशा सेम रहेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके कहीं पे भी जाके वाटर की रिएक्शन करें, यही कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगी। Always when you combine 1 part of hydrogen with 8 part of oxygen, you will get water, always. So that is the law of constant proportion. This law was first stated by Proust in 1797. According to the law, a chemical compound is always found to be made of the same element combined together in the same proportion. कोई भी केमिकल कंपाउंड की आप बात करें वो उन्हीं एलिमेंट्स से बना होगा हमेशा, और वो एलिमेंट्स सेम प्रोपोर्शन पे मिले होंगे। लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ वाटर, तो वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ही बनेगा, सेम एलिमेंट कहीं पे भी बनाए, इट इज ऑलवेज हाइड्रोजन एंड वाटर। और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी सेम रहेगा, 1:8। जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम रहेगी, दैट इज 1:8। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग अमाउंट में कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने के लिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही अगर हम एग्जांपल लें, अगर वो 1:8 की रेशियो में मीट करते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, 1:8 के प्रोपोर्शन में दे मीट, दे फॉर्म वाटर। बट किसी और प्रोपोर्शन में मीट करके दे कैन ऑल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, so it means कि same element can combine in multiple proportion to form different compound। एक कंपाउंड को बनाने के लिए उनका प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में अलग अलग वे से कंबाइन कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। ठीक है, when two elements combine to form two or more compounds, the different mass of one of the element and the fixed mass of the one with which it combines always form a whole number ratio. This law explains the concept of formation of more than one compound by two element। तो सिमिलरली आप इतना ध्यान रखें सिंपल साइज में कि दो एलिमेंट जो है मल्टीपल वे से
एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारे सिलेबस में जैसे मेंशन है we have to study different types of reaction and equation। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहली रिएक्शन जो होती है, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, इट्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, सो एक्सो मींस बाहर आना, एक्सो मींस एग्जिट, बाहर आना, एंडो इज इनटेक, exo is out, endo is in. So exothermic reaction are those reaction in which there is a release of energy in the form of heat or something else, there is a release of energy। ठीक है, so reaction in which heat is released along with the formation of product, जहां पे हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अदर इज एंडोथर्मिक। सो जिसमें हीट रिलीज हुई, एक्सो एग्जिट हुआ मतलब, so that is exothermic, और जहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, इनटेक हुआ है, that is called as endothermic reaction। ठीक है, एक्सोथर्मिक में जैसे आप देखें, जब हम फ्यूल को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं या कोल को, पेट्रोलियम को, तो हीट रिलीज होती है, so that is called as exothermic reaction। ठीक है, now there are various example in our common day to day life जो exothermic और endothermic की reactions होती हैं। आपको उन reactions जो है उनका नाम पता होना चाहिए कि ये वाली reaction जो है it comes under the category of exothermic और ये जो है it comes under the category of endothermic। ठीक है, so exothermic की reactions की examples हम पहले देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले है combustion। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो दैट इज कंबशन। दूसरा है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होती है, व्हेन वी रेस्पायर तो हीट इज लिबरेटेड, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली देयर इज टू प्रोसेस, वन इज ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन जिसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन हमारे सेल्स यूज कर रहे हैं टू रिलीज द एनर्जी, एटीपी को रिलीज करने के लिए, ताकि सेल्स काम कर सके। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज की जाती है सेल्स के थ्रू, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए और यूटिलाइज कर पाए, तो इसमें एनर्जी, हीट जो है रिलीज होती है। देन कम्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड्स एंड बेस को रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, एसिड्स एंड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें भी हीट रिलीज होती है। डिसॉल्विंग एसिड्स, whenever acids are dissolved in water and some other solutions, energy is released, heat is released basically। dissolving of alkalis also, acids जिसका pH level 7 से कम होता है, alkalis are called as bases जिसका pH is more than 7। then comes rusting, जब भी आयरन को जंग लगता है तो that is also heat released। oxidation of matter and the nuclear reaction, न्यूक्लियर रिएक्शन तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर हीट लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है ना, तभी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर्स की, उनको डिकम्पोज किया जाता है फाइनल मटेरियल में, आइदर ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली, तब हीट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहां पे हीट ऑब्जर्व करके उसका यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज, उनको फाइनल प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिसॉल्विंग सम आयनिक सॉल्ट इन वाटर लाइक अमोनियम क्लोराइड। अब सभी सॉल्ट्स नहीं, कुछ सॉल्ट को जब आप वाटर में डालते हैं तो आपको हीट चाहिए होती है टू डिसॉल्व देम। कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है। इस तरह से बहुत सारे आयनिक सॉल्ट हैं जिनको वाटर में आप ऐसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, यू नीड एडिशन ऑफ हीट। ठीक है, तो कुछ कॉमन है जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड योर कॉपर सल्फेट। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किससे शुरुआत होती है? सनलाइट से शुरुआत होती है। तो हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर जनरेट ऑफ फूड, जो है उसके थ्रू ऑटोट्रॉप्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन कम्स एक्शन ऑफ लाइट ऑन सिल्वर ब्रोमाइड,
मोस्टली आपके फोटोग्राफिक लेंस में आपको देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. So these are the some of the common example of exothermic and endothermic reaction. Now the second most important type of reaction is oxidation and reduction. तो तीन तरीके से आप किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को या रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो क्या तरीका है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं. एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं सो पॉजिटिव साइन आ जाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है. ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, wherever there is removal of oxygen it is called as oxidation, where there is addition of electron it is called as reduction. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना इज कॉल्ड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सेकेंड तरीका इन्हें आइडेंटिफाई करने का है, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं कि गेन हो रहे हैं, ये आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपको उनका एटॉमिक नंबर पता है. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप जानते हैं कि उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि लूज करेंगे, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदर सिमिलर या आप आसान तरीका अगर आइडेंटिफाई करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का क्या है, तो वो है कि ऑक्सीडेशन मींस देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो उसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं. जैसे आप देखिए, मैग्नीज की रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ हो तो इट फॉर्म मैग्नीज ऑक्साइड. तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? मैग्नीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, व्हाई? देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीज. आपको नहीं पता, इसके इलेक्ट्रॉन्स का नहीं मालूम, आपको एटॉमिक नंबर का नहीं पता है. ठीक है, सिंपल इस रिएक्शन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. मैग्नीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल आप एक तरह से कहें आइडेंटिफिकेशन. दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एक तो हो गया जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरा जो हो गया जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दिस. ठीक है, अमोनिया इज गेटिंग डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे अमोनिया से जो है वो हाइड्रोजन लूज हो रहा है. ठीक है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, रिमूव हो रहा है. सो इट इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, क्योंकि देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो सिंपल, वेयर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसी का ऑपोजिट होता है रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है. ठीक है, वेयर देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकंड, आपको अभी दिखाती हूं. Okay, now you can see here addition of oxygen is called oxidation. यहां आप देख सकते हैं कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. तो एक्चुअल में here the carbon dioxide is getting carbon is getting oxidized. ठीक है, तो सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद ब्रोमीन. क्लियर? सो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है और सल्फर अकेला रह रहा है. तो इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहां से हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन में जा रहा है और सल्फर अकेला रहता है. यानी कि सल्फर इज इन सल्फर देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, सल्फर अकेला रह गया. तो सल्फर में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इट मींस इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो ब्रोमीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. क्लियर है? दोबारा देखते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग रिएक्टेड विद ब्रोमीन. 2 सेकंड, दोबारा करते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ. रिजल्टेंट क्या बनता है? हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड सल्फर. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई. हमें नहीं पता एटॉमिक नंबर,
हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो सल्फर से हाइड्रोजन लूज होकर अकेला सल्फर रह रहा है, सो देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फर इज बीइंग गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द अदर हैंड ब्रोमीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो ब्रोमीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका ऑपोजिट आपको देखने को मिलता है रिडक्शन, ठीक है। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी समझेंगे। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो इट इज गेटिंग बिकमिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहे हैं, तो इट मींस नाइट्रोजन में फाइनली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब जाके अमोनिया बन रहा है, इट मींस नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन में देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में समझेंगे, so that will be losing electron is called oxidation and gaining electron is called reduction, clear है। so that is oxidation and reduction reaction। इसी के साथ क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है रिएक्शन देखकर कि ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। सो आपको रिएक्शन दे दी गई है और आपको पूछना है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। So the substance that causes oxidation, the substance that causes oxidation is called oxidizing agent, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, मतलब आप इलेक्ट्रॉन उससे ले रहे हैं, यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है वो क्या बनता है, वो रिड्यूस होता है। तो सिंपल आप ध्यान रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप नहीं जाइए, जो मटेरियल रिडक्शन, जो भी एलिमेंट रिडक्शन अंडरगो कर रहा है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब दूसरे को दे रहा है, वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरे को तैयार कर रहा है कि वो गेन कर ले, है। सो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया, देयर इज हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है प्लस सल्फर, ठीक है, ये बन रहा है, सही है। सो इसमें सल्फर जो है देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, ठीक है, और आपका ब्रोमीन जो है वो रिडक्शन अंडरगो कर रहा है, यही है ना। अगर हम सिंपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे समझे, सिंपल, सही है ना। सो इन केस अगर ये ऐसे हो रहा है, इट मींस जो ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, और जो रिडक्शन अंडरगो कर रहा है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल, ठीक है। सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसीलिए तो दूसरा गेन कर पाएगा, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, ठीक है, बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, क्लियर है। सो दैट इज द what is oxidation, what is reduction and what are oxidizing agent and reducing agent। बहुत बार एग्जाम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के बारे में पूछा गया, तो आई होप अब आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है और कौन सा रिडक्शन, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या रिमूवल हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या रिमूवल हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करते हैं,
जो रिडक्शन अंडरगो करते हैं, है ना, तो जो रिड्यूस हो रहे हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोन कौन करते हैं, डोनेट कौन करते हैं, जो ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं, दीज आर reducing agent, ठीक है। So it is substance which remove the electron from an atom or it brings about oxidation. It is substance which add electron or it brings about reduction. Simple opposite है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिडक्शन अंडरगो कर रहा है और रेड्यूसिंग एजेंट वो है जो खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है। सो ये रिएक्शंस जब भी कंबाइन होती है, जब भी मोस्टली आप जितने भी आपने आसपास रिएक्शंस देखेंगे, मोस्टली दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन। वो इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होती, वहां पे एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तभी कंबाइंड रिएक्शन ही एग्जिस्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट में। सो जब ये कंबाइंड रिएक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द केमिकल इक्वेशंस। अभी इन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पे केमिकल इक्वेशंस भी होती हैं। किस तरह की इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। So these are some chemical equations on the basis of reaction. There are different type of chemical. Excuse me. सबसे पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है दो एलिमेंट कंबाइन हुए और मिलकर उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी मिले और ए बी बन गया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। So that is a combination reaction. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, सिंपल, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन दी गई होंगी और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की रिएक्शन ये है। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है, देयर इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, एक कंपाउंड है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल में जो है डिकम्पोज हो रहा है। जैसे वाटर की एग्जांपल आप ले लो, है ना, H2 और O2 हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट की आप एग्जांपल ले लो, है ना, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कंपाउंड है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल में जो है डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ए बी है ना, उसमें से ए और बी निकल रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रहा है। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए प्लस बी सी इज बिकमिंग ए सी प्लस बी। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन में देखा था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली, जिसमें हमने क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन ब्रोमीन बनता है और सल्फर अकेला रह जाता है। तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये यहां पर आ रहा है और सल्फर अकेला, ठीक है। यही हो रहा है ए प्लस बी सी, ए सी और बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ए बी प्लस सी और यहाँ पे बन गया आपका ए सी प्लस बी। सो दिस इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंगल भी होती है और डबल भी होती है। सिंगल जहां पर सिर्फ एक एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और डबल यहां पर दोनों के दोनों एलिमेंट्स अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट कम आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसमें एक साथ होती है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देन कम्स कंबशन रिएक्शन, जिसमें जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, आप उसे जलाते हैं तो देयर इज रिलीज ऑफ हीट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंबशन रिएक्शन। देन कम्स द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें जो सिंगल एलिमेंट निकल रहा है वो सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेट की तरह, मतलब वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, ऊपर तैरता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप सिंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन अ एसिड एंड अ बेस रिएक्ट, ठीक है। जहां पे भी आपको एक एसिड और बेस की रिएक्शन दी गई होगी, एसिड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। जैसे अगर लिखा है HCl, सो इट इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर लिखा है NaOH तो यहाँ पे OH है, सो इट इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो यहाँ पे भी अगर इस तरह से रिएक्शन दी होंगी तो आप सिंपल देख लेंगे, ये जो है एसिड है, ये जो है बेस है, so it is a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इन विच एसिड एंड रिएक्शन, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट सॉल्ट बनाता है और
बाय प्रोडक्ट में वाटर रिलीज करता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, दो और मोर रिएक्टेंट मिलेंगे और फाइनल एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने देखा था, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर इज सोडियम एंड क्लोराइड, इट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जहां मैंने आपको बताया एक कंपाउंड जो है वो अपने डिसोसिएट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, जिन मटेरियल, जिन एलिमेंट को मिलाकर ये बना है, जिन कंपाउंड्स को मिलाकर ये बना है, उसी में ये डिवाइड हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मटेरियल जो है वो दूसरे की जगह ले रहा है। जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन की रिएक्शन देखा। अब यहाँ पे देख ली, जिंक है, उसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट से। फाइनल रिएक्शन क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर अकेला है। सो यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन किसे डिस्प्लेस करता है, बेसिकली ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कौन कितना रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, दैट इज बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है और बैरियम सल्फेट बन रहा है एंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है बैरियम की प्लेस ले रहा है और बैरियम जो है वो सोडियम की प्लेस ले रहा है। सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, ओके, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, so there is a reaction called silver nitrate and sodium chloride. ठीक है, when they react, silver nitrate and sodium chloride, when they react they result in the formation of silver chloride and sodium nitrate. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड सॉरी एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड इसमें फॉर्म हो रहा है, दैट इज बेसिकली प्रेसिपिटेट। वो सॉल्युबल नहीं है, वो फाइनल प्रोडक्ट में डिसॉल्व नहीं होता, वो ऊपर प्रेसिपिटेट की तरह तैरता रहता है। सो दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है फॉर्मिंग the silver chloride and sodium nitrate, which is finally result in the formation of precipitate. ठीक है, सो ये एक क्विक रिव्यू है टाइप ऑफ रिएक्शंस का जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको सिंपल रिएक्शंस दे दी गई होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है किस टाइप की है। ठीक है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इवन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इंडिविजुअल आपको रिडॉक्स रिएक्शन में से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, कौन सा रिडक्शन अंडरगो कर रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ऑक्सीजन गेन हो रहा है, कहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है। ठीक है, जहां ऑक्सीजन गेन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और जहां हाइड्रोजन गेन हो रहा है वो रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस भी है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है देयर इज ऑक्सीडेशन, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे है रिडक्शन। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, आप अच्छे से इसको आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें उनको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।